नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे जिस तरह से कोरोना के मामले फिर से एक बार डरा रहे हैं, तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही। ओमिक्रॉन इस वक्त लगातार कई राज्यों में अपने पैर पसार रहा है। उधर 5 राज्यों में चुनाव कराने हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, ऊपर से आपने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ है। क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना भाग जाएगा और जो बड़ी बड़ी रैलियां जनसभाएं हो रही हैं उससे कोरोना नहीं आएगा? इसी पर हम बात करेंगे। कोरोना पर ढोंग क्यों? चुनावी रैलियों में भीड़ की तस्वीरों से अब भय होने लगा है। चुनावी रैलियों में जनसैलाब को देखकर नेता भले ही मुस्कुरा रहे हो, अपनी पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन डर है कि कहीं यह भीड़ ओमिक्रॉन का सुपर स्प्रेडर न बन जाए। क्या इन चुनावी सभाओं के शोर में कोरोना की तीसरी लहर अंगड़ाई ले रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। किस पार्टी का नाम लें, किस नेता का नाम लें, आम नागरिक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से घरों में दुबक के और सहमे बैठे हैं और देश के नेता यूपी का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। आप क्या हैं? आप उनके लिए भीड़ के अलावा कुछ नहीं है। यूपी में आपके घर कोई कार्यक्रम है तो आप 200 से ज्यादा लोग बुला नहीं सकते। रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन यूपी में सारे दल के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। गाय गोबर की बात को प्रमुखता से रखने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव की ओमिक्रॉन कोरोना के बढ़ने के मद्देनजर की गई टिप्पणी तक को हवा में उड़ा दिया। जज साहब ने पीएम मोदी से यूपी चुनाव टालने और रैलियां बंद करने की राय दी, लेकिन पीएमओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चुनाव आयोग अकेले फैसला कैसे लेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। बढ़ते ओमिक्रॉन के बीच रैलियों का रैला भी बढ़ता जा रहा है और सवाल उठ रहा है कि कोरोना पर ढोंग क्यों? यूपी में प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा के नेता रैलियां करते घूम रहे हैं। जहां एक तरफ दिन में रैलियां चल रही हैं, वहीं रात में कोरोना से बचाने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू है। यूपी सरकार ने बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए यूपी को कोरोना प्रभावित प्रदेश घोषित कर दिया है। लेकिन दिन में आखिर कोरोना का खौफ सरकारों को क्यों नहीं है, ये मुद्दा है। जब से कोविड प्रारंभ हुआ है तब से प्रदेश में लगा हुआ है और हम इसे 3-3 महीने के लिए बढ़ाते रहते हैं। अभी इसकी अवधि 31 दिसंबर तक की है और चूंकि कोविड के प्रकरण बढ़ने शुरू हुए हैं, इसलिए जो एपिडेमिक्स एक्ट है सेंटर का और स्टेट का, इन दोनों की अवधि को बढ़ा करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। ये बिल्कुल ही एक रूटीन गतिविधि है, इसमें कोई भी विशेष बात नहीं है। कोरोना के नए मामले कई जिलों में मिल रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 28 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं लखनऊ में 11, गाजियाबाद में 12, मेरठ और मथुरा में 3-3 नए मामले सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना के बीच यूपी में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की टीम ने राजधानी में डेरा डाल रखा है। ओमिक्रॉन संकट के बीच चुनाव कराने पर मंथन जारी है, लेकिन सियासी दलों को चिंता कोरोना को कम चुनाव की ज्यादा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग की टीम से बात करने पहुंचे सियासी दलों के नेताओं ने कोरोना के बीच चुनाव नहीं कराने का मुद्दा पीछे छोड़ दिया और दूसरे मुद्दों पर बात कर मीटिंग की औपचारिकता पूरी कर ली। और हमने 3 सुझाव दिए उनको कि पहला सुझाव ये था कि महिला मतदाताओं की सुरक्षा, उनकी सत्यापन, उनकी पहचान व्यवस्थित रूप से हो सके, इसलिए हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की जाए। चुनाव आयोग के सामने समाजवादी पार्टी का हम लोगों ने पक्ष रखा है। 80 वर्ष के ऊपर जो मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाता हैं, उनको पोस्टल बैलेट पेपर जो मिलेगा, ये प्राविधान चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग के सामने हम लोगों ने बात रखा है कि 80 वर्ष के ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं की सूची भी हमको दी जाए। तो चुनाव होना चाहिए और जिस तरह से कोविड का खतरा बढ़ रहा है, स्ट्रिक्टली रैलियों पे एक सीमा लगाना चाहिए संख्या की। प्रचार कामों में एक सीमित किया जाना चाहिए स्ट्रिक्टली, और इसमें कोई भेदभाव नहीं कि सत्ता पक्ष के लिए बड़ी बड़ी रैलियां हो
और विपक्ष अगर 50 लोग भी बैठे तो उन्हें रोका जाए, तो समान रूप से स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे होना चाहिए। बुधवार को भी सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा में जनसभा की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी सैकड़ों की भीड़ जुटाकर फिरोजाबाद में शक्ति संवाद किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी बीते दिनों में विजय रथ यात्रा निकालकर भीड़ जुटा रहे। नेताओं की सभी रैलियां जनसभाओं में भारी भीड़ जुटा रही है और कोरोना गाइडलाइन का पालन दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। अब ऐसे में कोरोना के तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ है। तो सवाल ये है कि कोरोना पर आखिर ढोंग क्यों? तो एक तरफ सरकार नाइट कर्फ्यू की बात करती है और जो आप अपने घर में कार्यक्रम करते हैं उसमें सीमित संख्या की बात करती है, लेकिन जो दिन में नजारा दिखता है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बड़ी बड़ी रैलियां जनसभाएं हो रही, उस पर नियंत्रण नहीं है। अगर हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं शेखर यादव ने जो सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा था चुनाव को टाला जाना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी की थी। उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका यह कहना था कि जो सरकार पर्दे के पीछे से कोशिश में है कि चुनाव को टाला जाए, लेकिन जब चुनाव आयोग के पास ये विपक्षी पार्टियां पहुंचती है तो उनके सुर बदल जाते हैं। वो कहते हैं तय समय पर ही चुनाव हो। इसी पर हम बात करेंगे। तमाम सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले आपको उनसे तारुफ करा दें, कीर्ति निधि पांडे हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है। कीर्ति जी स्वागत है आपका। और कुलभूषण त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता है। कुलभूषण जी आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ सैयद कासिम है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैयद साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कीर्ति निधि जी आप ही से करेंगे। समाजवादी पार्टी एक तरफ कह रही है, जब अखिलेश यादव का बयान आया था जैसा चुनाव आयोग चाहेगा, अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों के हित में फैसला लिया जाना चाहिए, लेकिन जब आप लोग चुनाव आयोग से मीटिंग करते हैं तो वहां आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव जो है तय समय पर कराने चाहिए। क्या जनता का हित नजर नहीं आता, ये माने? देखिए ये सवाल नहीं, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि चुनाव होगा कि नहीं, लेकिन हमसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो लगातार जनता के टैक्स के पैसे से बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, मोबाइल पे कॉलर ट्यून, टीवी चैनलों पे प्रचार कर रहे, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा। पहले फैसला लेते कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी है, लेकिन हम लोगों की रैली करना जरूरी है। और जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी एक आदेश जारी कर रहे हैं कि शादियों में सिर्फ 200 लोग आ सकते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन होना चाहिए। उनको तो स्वयं पहले इसको आत्मसात करना चाहिए कि रैलियों में भीड़ न जुटा। वो जनता के पैसे से जब बड़े बड़े विज्ञापन कर रहे हैं और इस तरीके के आदेश कर रहे हैं, उस आदेश का कंप्लायंस स्वयं नहीं कर रहे हैं। शादियों में 200 लोग रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री के रेल, हमने तो लगातार इस बात को कहा कि दूसरी लहर थी कोरोना की, तो बिहार, बंगाल लगातार चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी सभाएं करते हैं और उत्तर प्रदेश के जो हालात स्वास्थ्य के मामले में, नीति आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान उत्तर प्रदेश। फैसला चुनाव आयोग को लेना है और चूंकि सरकार प्रचार में है तो चुनाव है, चुनाव हमको लड़ना है। और लड़ना इसलिए है कि जो कोरोना काल में संकट रहा, जो बेरोजगारों को लेकर के संकट है, जो कोरोना काल में व्यापारियों के साथ संकट रहा, जो जीएसटी की समस्या है, जो किसानों की समस्या है, उससे उत्तर प्रदेश को निजात दिलाना। और निजात दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी विजय संकल्प यात्रा लेकर के निकले। तो जो लोग जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, पहले नजीर उनको बनना पड़ेगा और वो पहल करेंगे तो हम उनके पीछे खड़े होने के लिए तैयार। मतलब सरकार ने अगर जो आदेश जारी किए हैं, नाइट कर्फ्यू रहेगा और 200 लोगों की जो भीड़ ज्यादा नहीं हो सकती है, रैलियों में भीड़ हो रही है, तो समाजवादी पार्टी का क्या एक नजीर नहीं पेश कर सकती है, वो अपनी रैलियों को इतना बड़ा ना करे? या फिर उनका यह कहना है अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो हम भी उससे ज्यादा करेंगे? मेरी बात सुनिए, सरकार का यह फैसला हास्यास्पद है
मैं तो पूछ रहा हूं, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होगा तो बताएगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अगर एक आदेश करते हैं कि शादियों में 200 लोग रहेंगे, तो उनकी सभाओं में 20,000 नहीं, उन्होंने जो फैसला लिया है उस पर चर्चाएं हो रही हैं, राजनीतिक गलियारों में भी हो रही, जनता के बीच भी हो रही। जनता भी सवाल करने लगी है कि हमारे साथ ऐसा क्यों, नाइट कर्फ्यू से क्या कोरोना भाग जाता है और रैलियों और जनसभाओं से कोरोना नहीं भागता है? ये सवाल जनता भी कर रही है। अब चुनाव आयोग को यह फैसला लेना है कि वो कौन सी नई गाइडलाइंस जारी करे, क्योंकि रैलियों में अगर इस तरह से भीड़ होगी जनसभाओं में तो उसके परिणाम बहुत घातक भी हो सकते हैं। हमने सेकेंड वेव में देखा। कुलभूषण जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण जी, कांग्रेस पार्टी के जो जनप्रतिनिधि थे वो भी चुनाव आयोग की बैठक में शामिल रहे और उनका भी यही कहना था कि चुनाव जो है तय समय से ही कराए जाएं। और उन्होंने एक और बात कही कि यूपी की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस और पीएससी को इन चुनावों से दूर रखा जाए और सीआरपीएफ की तैनाती की जाए। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है? निश्चित तौर पर शैलेन जी, जो इस समय उत्तर प्रदेश की और देश की स्थितियां हैं उसमें किसी पे भरोसा हो, ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ने कल भी मिलने के लिए समय लिया है। आदरणीय अजय मल्लू जी के नेतृत्व में आज चुनाव आयोग को निवेदन भेजा गया है और हम अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं उनके सामने और स्पष्ट तरीके से कि कहां दिक्कतें हैं। अभी जो कोरोना की गाइडलाइन की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। मैं मानता हूं निश्चित तौर पर पार्टी अलग होती है और सरकार अलग होती है, लेकिन इस समय जो स्थितियां चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सरकार में कोई अंतर नहीं बचा है। ये दूसरों के लिए तो आदेश जारी कर रहे हैं, इनके ऊपर लागू नहीं होता। जन विश्वास यात्रा भी इनकी घूम रही है जिसमें ये लाखों की भीड़ का दावा करते स्वयं घूम रहे हैं और वहां पे किस तरह की मारामारी है। दरअसल आप जब सरकारी तंत्र को पूरा, सरकारी महकमे को पूरा अपनी पार्टी के लिए लगा लेंगे, जिसमें चाहे वो केंद्र सरकार के विभाग हो चाहे राज्य सरकार के विभाग हो, प्रोटोकॉल में ही वो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। जहां आज आदरणीय अमित शाह और योगी जी रैली कर रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, वहां पर सरकारी अमला ही बड़ी मात्रा में जुटा हुआ है। ऐसे समय में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कोरोना से बचना चाह रहे। मैं इसमें एक और प्रश्न जोड़ना चाहूंगा। ये तो इनकी साजिश है जो आज सबको दिख रही है कि कोरोना के दौरान ये फूलों की वर्षा करते हैं हमारे डॉक्टर्स के ऊपर और उसका पूरा देश सराहता है, चाहे कोई भी विपक्षी दल हो। यहाँ पांडे जी बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने उसकी वाहवाही की, लेकिन आज इन्होंने क्या किया कि वही डॉक्टर सफदरजंग में धरने पर बैठे हैं और अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार करती है और क्या परिणाम कर रही है। बैंक में जब नोटबंदी हुई थी तो बैंक कर्मियों को आप हीरो बता रहे थे, आज वो सारे बैंक कर्मी हड़ताल करने के लिए आपके खिलाफ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से इनकी सभी नीतियां अब जनता को दिख रही हैं कि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं और इनका कोई पीछे का धरातल नहीं है। ये जैसा चाहते हैं, ओमिक्रॉन से निपटना इनकी चुनौती नहीं है, उसके लिए इनका कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ विपक्षियों के लिए है कि विपक्षी घर से न निकले, सिर्फ इनको चुनाव प्रचार करने दिया जाए। लेकिन कुलभूषण जी, रैलियां और जनसंवाद तो प्रियंका गांधी भी कर रही हैं। आज ही वो फिरोजाबाद में थी और काफी ज्यादा संख्या में महिलाएं पहुंची थी, उनसे उन्होंने संवाद भी स्थापित किया। तो भीड़ तो वहां भी हो रही है। अगर मैराथन की बात करें जो अभी कराई गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से महिला मैराथन, वहां भी काफी भीड़ देखी गई। जी निश्चित तौर पर भीड़ वहां आ रही है। ये तो सत्तारूढ़ दल को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और नजीर पेश करनी चाहिए। आप कहिए कि हम चुनावी रैलियां नहीं करना चाह रहे हैं, हम चुनावी संवाद नहीं करना चाह रहे, हम तो एक कदम और आगे आके बंद करने को तैयार हैं। लेकिन आप तो उत्तर प्रदेश के नेता नहीं, आपके तो केंद्र के सारे नेता लगे हुए हैं। यहाँ पे लगातार रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी टिके हुए हैं। तो भीड़ तो आप जुटा रहे हैं ना। जब आप एक काम करें कि विपक्ष वो न करे, सिर्फ आप करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है नहीं तो मैं उनसे पूछता कि वो कई बिंदुओं पे जवाब दें हमारा कि किस लिए ये पूरी साजिश की जा रही है। सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए, सिर्फ नारे उछालने के लिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका हकीकत में सबका क्या है? सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लाभ के लिए आप निर्णय लेंगे, काम करेंगे, ये नहीं चलेगा शैलेन जी। इसलिए अब विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आप अगर जो केंद्र और राज्य की सत्ता में, तो आप नजीर पेश करें, आप चुनावी रैलियों पे और जनसभाओं पे रोक लगाएं और अपनी यात्रा आप रोकें, हम आपके साथ कदम मिला। बिल्कुल, शुरुआत सरकार को ही करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ सैयद कासिम साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सैयद साहब, क्या वक्त आ गया है
की जो सख्ती है उसे लागू किया जाए। अब चुनाव आयोग आज भी लखनऊ में है, शायद कल चीजें सामने आए या फिर हो सकता है जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजें स्पष्ट करे कि अगर इलेक्शन होंगे तो कैसे होंगे, और क्या आपको नहीं लगता कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, जनसभाएं और रैलियों पर रोक लगानी चाहिए या फिर सीमित संख्या करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी आपने देखा कि बंगाल के जब चुनाव थे तो बंगाल में जिस वक्त चुनाव थे उस वक्त दूसरी लहर अपने उरूज पे पहुंचती हुई थी, लेकिन न रैलियों पे पाबंदी लगी और एक दूसरे से बढ़ चढ़ के रैलियां करते रहे। जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई थी, वहीं पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भी पूरी जान लगा के उस पर लगी रही। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि लगातार रैलियों पर जो एक दूसरे पर आक्षेप लगाया जा रहा है, त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि उनकी रैलियां, पांडे जी कह रहे हैं कि उनकी रैलियां। देखिए, ऐसा है कि सब लोग इस वक्त सियासी मैदान में ये चाहते हैं, जैसे सपा चाहती है कि किसी तरह से ये मामला गर्म है, लोहा गर्म है, इस पर चोट करते हुए इस चुनाव को छीन लिया जाए। कांग्रेस चाहती है कि जमीन पर तो जो प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ जो चुनाव में वो कूदी है, उसमें मैराथन की जो उन्होंने शुरुआत की है, वो चाहे मेरठ में हो, चाहे झांसी में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे फिरोजाबाद में रही हो, उन्होंने भी काफी भीड़ इकट्ठा की है और वो युवाओं की भीड़ रही है। और वो तो 18 से कम के भी युवा उसमें हैं जिनका भी वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है, जिनका वैक्सीनेशन भी नहीं आया है। तो कहने का मकसद ये है कि हर आदमी एक दूसरे पे सबकत मारना चाहता है, एक दूसरे से बाजी मारना चाहता है, एक दूसरे से आगे जाना चाहता है और आरोप प्रत्यारोप करना चाहता है। भाई, सत्ता में जो है उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, इसलिए बनती है कि दिन में रैली करने के बाद रात में प्रधानमंत्री जी ओमिक्रॉन पर जाकर दिल्ली में बैठक लेते हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश में रैली करने के बाद आने के बाद अपने विभाग की बैठक लेकर और इस बात का तय करते हैं कि भाई ऐसा है कि कोरोना की कौन कौन सी गाइडलाइन जारी होगी। भाई, सबसे पहली जो आफत आती है वो स्कूलों पे आती है, उसके बाद धार्मिक स्थलों पे आती है, उसके बाद बाजारों पे आती है, उसके बाद मॉल्स पे आती है और जहां से हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचती है और इस तरह से पेट पर जो लात पड़ती है वो उसकी जो शुरुआत होती है वो यहां से होती है। रैलियों पर पाबंदी लगानी उतनी ज्यादा जरूरी है कि जितनी एकदम अंत में आके दुकानों पर और स्कूलों पर आना चाहिए। लेकिन यहाँ ये होता है कि पहले धार्मिक स्थल बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, बाजार बंद कर दो। नाइट कर्फ्यू तो मुझे आज तक समझ ही में नहीं आया, ना किसी डॉक्टर ने बताया, ना किसी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद आप मुझे समझा पाए कि नाइट कर्फ्यू से फायदा क्या पहुंचता है। भाई, रात और खास बात सैयद साहब ये कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में सर्दियों का सीजन है। सर्दियों में तो अमूमन हम देखते हैं कि लोग 8-9 बजे के बाद निकलना ही बंद कर देते हैं और 11 बजे के बाद क्या तुक बनता है, ये सवाल हम ही नहीं कर रहे हैं, इस वक्त प्रदेश की जनता भी कर रही है कि नाइट कर्फ्यू का आखिर ऐलान आपको क्यों करना पड़ा। आप जनसभा और रैलियों में तो दिन में लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं और नाइट कर्फ्यू से कोरोना नहीं आएगा, भाग जाएगा। यही बात है। देखिए, ये तो नाइट कर्फ्यू इसलिए किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गाइडलाइन होती है इसकी, हमारी WHO की और इसकी, उसको बताने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, देखिए हमने ओमिक्रॉन से लड़ने की शुरुआत कर दी, हमने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। भाई, जिन देशों में, यूरोप में, अमेरिका में अगर नाइट कर्फ्यू लगता है तो वहां रात में लोग जागते हैं, रात में काम होता है, रात में लोग दिन से ज्यादा वहां पर रात एक्टिव रहती है, इसलिए वहां नाइट कर्फ्यू, तो हम उनकी नकल करते हुए अपने यहाँ नाइट कर्फ्यू उतार रहे हैं। ये बात समझ में आने वाली नहीं है। और जहां तक रही चुनाव की ऐलान की बात, कि जब चुनाव का ऐलान होगा तभी रैलियों पे पाबंदी लगेगी और चुनाव का ऐलान तब होगा जब मोदी जी की आखिरी रैली हो जाएगी। ये आम लोगों में धारणा बन चुकी है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव घोषित हुए हैं, मोदी जी की आखिरी रैली के बाद उन राज्यों में चुनाव घोषित हुए हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं, अगर आपको मालूम हो तो बता दें कि मोदी जी की आखिरी रैली किस दिन है। जिस दिन मोदी जी की आखिरी रैली होगी उसके बाद चुनाव। ये तो नहीं पता किस दिन है, लेकिन ये पता अक्टूबर के बाद कम से कम उत्तर प्रदेश में 15 दौरे कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। तो अब तो यह भी कहा जाने लगा है, कीर्ति निधि जी आप ही के पास आएंगे, अब उत्तर प्रदेश के जो सियासी गलियारे हैं वहां चर्चा इस वक्त जोरों पर है कि अब जो चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो योगी वर्सेस अखिलेश नहीं रहा, मोदी वर्सेस अखिलेश हो गया है। कितना सहमत हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आकर अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान संभालनी पड़ रही है। कीर्ति निधि जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। शैलेंद्र जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज से 4-5 महीना पहले कहा
कि जब बीजेपी चुनाव हारने लगेगी तो तीनों कृषि कानून वापस लेंगे और तीनों कृषि कानून वापस हो। फिर आदरणीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा, पहले ये क्लियर कर लीजिए कीर्तिनिधि जी की सबसे पहले कहा किसने था? राहुल गांधी कहते हैं हमने कहा था कि सरकार को तीनों कृषि बिल जो है वापस करने पड़ेंगे। अखिलेश यादव, आप बता रहे हैं अखिलेश यादव ने कहा है। क्या कहा? मैंने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगस्त के माह में कहा कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को अगर एहसास होगा कि वो चुनाव हार और जिस दिन हिमाचल के उपचुनाव में परिणाम आए और जब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की जमीन धसकी तो उसने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए और तीनों कृषि कानून भारत के कृषि मंत्री ने वापस लिया। देश के प्रधानमंत्री एक दिन प्रकट होते हैं और कहते हैं हम तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो आंदोलन के दौरान लगभग 750 किसानों उनके परिवार के प्रति उनकी क्या नीति है, उनके परिवार के लोगों के प्रति उनकी क्या संवेदना है, ये नहीं बता पाए। और दूसरी बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा और बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी को हार दिखेगा वैसे उससे केवल देश के नहीं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र के सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आरएसएस के लोग उत्तर प्रदेश में प्रवास करना शुरू करेंगे और वो आपको दिख रहा। और भारतीय जनता पार्टी जी वो तो बंगाल में भी हमने देखा, बंगाल में भी शीर्ष नेतृत्व के जितने बड़े नेता थे, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, प्रधानमंत्री हो, यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वहां रैलियां दौरे किए थे। और भले ही विपक्षी पार्टियां और जो राजनीति के जानकार हैं ये कहते हो कि बंगाल में उनको हार का मुंह देखना पड़ा बीजेपी को, लेकिन बीजेपी ने पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा सीटें पाई हैं। बीजेपी के लिए तो फायदे का सौदा रहा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दो 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले और सरकार की जो गाइडलाइन है उसने कहा है कि नाइट कर्फ्यू रहेगा और जो आप कार्यक्रम करते हैं अपने घरों में या कुछ भी तो उसमें 200 लोगों से ज्यादा संख्या नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं रैलियां जनसभाएं कर रहे हैं और लाखों की भीड़ उसमें उमड़ रही है। क्या हम ये माने कि रैलियों और जनसभाओं से कोरोना डरता है और रात को कोरोना आ जाता है? इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। हम कुलभूषण जी के पास आएंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुलभूषण जी, शुरुआत से अगर हम देखें, जब चुनाव की रैलियों की शुरुआत हुई तो कांग्रेस पार्टी को चौथे नंबर की पार्टी कहा जा रहा था। अस्तित्व खत्म हो चुका उत्तर प्रदेश में। हमने देखा भी कि 90 के दशक के बाद से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्या जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुरुआत की है, जब से महिला आधी आबादी की महिलाओं का जो मुद्दा उठाया है, महिला कार्ड कह सकते चुनाव में खेला है और तमाम सारी उनके हक में बात कर रही है और मैराथन की बात करें तो कहीं ऐसा ना हो जाए जिसको हम कह रहे थे कि अस्तित्व विहीन है, चौथे नंबर की पार्टी है, वही जो समीकरण है चुनावों के बिगाड़ दे। शैलेंद्र जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये अनुमान तो लोग लगा रहे थे और ऐसा कह रहे थे, लेकिन पिछले सालों में देखें तो संगठन काफी कमजोर रहा कांग्रेस का। लेकिन जब से आदरणीय प्रियंका जी ने प्रभार संभाला उत्तर प्रदेश का और उन्होंने यहाँ कार्य शुरू किया, आज की जो स्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती से उभरा और युवा स्पेशली यहाँ जुड़ रहे हैं, महिलाएं जुड़ रही हैं और कांग्रेस की जो प्रतिज्ञाएं हैं उसमें जमीन के मुद्दों को शामिल किया गया है और उनको आधार बना के ये बात शुरू की गई कि क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश की, आखिर उत्तर प्रदेश को किसने बिगाड़ा और कैसे बिगाड़ा। उन सभी समस्याओं को संबोधित करते हुए हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने धरातल पे काम किया और वहां से उठाए हुए मुद्दों को प्रतिज्ञाओं के रूप में सामने लाए। आज भी प्रियंका जी ने संवाद के दौरान कहा महिलाओं से कि ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं, ये हमारे वचन हैं, हम इन्हें करके दिखाएंगे और इन्हीं वचनों को पूरा करने के लिए जो प्रयास किया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, आज ये हर जुबान पे है नारा। 40% टिकटों का जो दावा किया वो सिर्फ इसलिए नहीं किया बताने के लिए, दिखाने के लिए, वो हकीकत है कि हम संगठन में और पार्टी में और इस देश की व्यवस्था में, प्रदेश की व्यवस्था में महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज यह प्रदेश की जनता जान रही है कि राष्ट्रीय पार्टी जो अपनी एक अर्थ नीति रखती हो, अपनी रक्षा नीति रखती हो, विदेश नीति रखती हो, एक विस्तृत सोच रखती हो, उसी पार्टी को मौका देने की जरूरत है। और इसी के चलते कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी जी, सवाल ये उठता है कि जब वोटर्स वोट डालने जाता है तो इस उम्मीद के साथ जाता है कि जिसको हम वोट डालने जा रहे हैं वो इस चुनाव की रेस में है और वो चुनाव जीत सकता है। एक माहौल होता है कि कौन जीत रहा है। हम अक्सर चर्चा करते हैं परिवार में बैठ के, घर के बाहर चर्चा करते हैं किसको वोट दिया जाना चाहिए किसको नहीं। तो क्या लगता है कि महिलाएं जो हैं बिना ये सोचे समझे से प्रियंका गांधी को वोट दे आएंगी? क्या उनको ऐसा लगता है कि प्रदेश में कांग्रेस वापसी कर रही है, ये सोच के वोट दे देंगी, या फिर ये सोच के कि आखिर कोई तो पहला ऐसा राजनीतिक संगठन आया, कोई नेता आई जिसने हमारे हक की बात उठाई, भले वो चुनाव जीते हारे हम उसको वोट देंगे? कांग्रेस पार्टी 2022 में इस भारतीय जनता पार्टी की यथास्थायी सरकार का विकल्प बनके अपनी सरकार बनाने जा रही है, इसलिए वोटर कांग्रेस को वोट देगा। पूरी ताकत के साथ संगठन खड़ा हुआ है और सभी लोग संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और अभी जैसा आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि चाहे वो मैराथन हो, चाहे वो संवाद हो, चाहे वो रैली हो, हर जगह भीड़ उमड़ रही है। और प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसलिए हर वोटर कांग्रेस के साथ जुड़ना चाह रहा है। ठीक है, कीर्तिनिधि जी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। कीर्तिनिधि जी, आप लोग तो कह रहे हैं कि सत्ता में एक अखिलेश यादव फिर से वापसी कर रहे हैं, कांग्रेस को कितना चुनौती मानते हैं इस चुनावों में? कीर्तिनिधि जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार फिर से अनम्यूट कर दें। देश की पार्टी है और
देश के तमाम राज्यों में उनकी सरकारें हैं। और पंजाब की क्या महिलाओं ने कोई अपराध कर दिया जो उनकी सरकार बना दिया? कि राजस्थान की महिलाओं ने अपराध कर दिया? वहां की बेटियों को स्कूटी क्यों नहीं दी? वहां की महिलाओं को 40% टिकट क्यों नहीं दिया? ये तो सवाल उत्तर प्रदेश की महिलाएं और बेटियां पूछ रही हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, क्या वहां की महिलाओं ने कोई अपराध किया इनको वोट देकर? और अगर अपराध किया तो उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं करें, और अगर अपराध नहीं किया तो महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस सवाल पर यह जवाब रहता है कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और पूरा फोकस इस वक्त जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश पर कर रही हैं उसकी प्रभारी, इसलिए उन्होंने इसका ऐलान किया है। इसमें आपत्ति क्या है विपक्षी पार्टियों को? शैलेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर राष्ट्रीय महासचिव हो तो पूरे राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? जिम्मेदारी है, ऐलान कर सकती है, लेकिन उन्होंने ऐलान इसलिए किया उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं और कहीं की प्रभारी नहीं है चुनावों की। वो यूपी की प्रभारी है और प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की महिलाएं और बेटियां के मन में यह सवाल है और वो जानना चाहती है लगातार। कीर्तिनिधि जी, जो मुद्दे प्रियंका गांधी ने उठाए हैं क्या वो वाजिब नहीं है? क्या महिलाओं को उनका हक नहीं मिलना चाहिए? या फिर जो घोषणा पत्र में उन्होंने वायदे महिलाओं के लिए किए हैं, जो उनके हक में बात की 40% हिस्सेदारी की, क्या वो गलत है? क्या समाजवादी पार्टी से खिलाफत करती है? शैलेंद्र जी, मैंने कहा कि मैं उसकी खिलाफत कर रहा हूं। मैंने कहा तो आपको स्वागत करना चाहिए ना, अगर कोई तो नेता ऐसा आया कम से कम उत्तर प्रदेश में जो आधी आबादी की बात कर रहा है। भाई शैलेंद्र जी, आप सुनिए मेरी बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या पंजाब की बेटियों और महिलाओं ने कोई अपराध किया कांग्रेस को वोट देकर? वहां की बेटियों को क्यों नहीं मिला स्कूटी? वहां के महिलाओं को 40% टिकट क्यों नहीं मिला? क्या पंजाब में भी चुनाव होगा, वहां 40% महिलाओं को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या अन्य राज्यों में जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है? ठीक है, जवाब दीजिए कुलभूषण जी, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में ऐसा ऐलान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, क्या जो पंजाब, उत्तराखंड, रायपुर, राजस्थान, ये तमाम ऐसे जगह हैं जहां मुख्य विपक्ष की भूमिका के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, वहां इस तरह का ऐलान क्यों नहीं करती प्रियंका गांधी? हाँ बिल्कुल शैलेंद्र जी, यही तो अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा राज्य है जहां से देश की राजनीति तय होती है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और प्रियंका जी को उस उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का प्रभार दिया गया है और वो राष्ट्रीय राजनीति में अपने को स्थापित कर रहे हैं इन्हीं मानकों के साथ और इन्हीं सिद्धांतों के साथ और इन्हीं प्रतिज्ञाओं के साथ। उत्तर प्रदेश में 2022 में ये मानक सफल होने के बाद पूरे देश में ये लागू किया जाएगा। पहल कहीं एक जगह से होती है, कि जहां निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश से। अरे जवाब सुनिए पांडे जी, सुनिए, अरे जवाब सुनिए, भाषा पे आप कीजिए, आप अपनी भाषा देखिए। कुलभूषण जी, आप अपनी भाषा देखिए पांडे जी, बड़े हैं उसी तरह से। नहीं, आप पूरा हमने प्रतिक्रिया उत्तर सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, जहां आपकी सरकार है वहां शुरू कर दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी में लोग भरोसा कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में शुरू करने से आपको क्या दिक्कत है? आप उत्तर प्रदेश में शुरू करने से आपको क्या दिक्कत है? केवल भारतीय जनता पार्टी के तरह जुमलेबाजी मत करिए। अगर आपको भरोसा देना उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप जिन राज्यों में सरकार चला रहे हैं वहां इस स्कीम को चालू क्यों नहीं कर देते? हम तो ये सवाल कर रहे हैं। आप सुनेंगे, महाराष्ट्र के बेटियों को स्कूटी दीजिए, झारखंड के बेटियों को स्कूटी दीजिए, पंजाब की बेटियों को स्कूटी दीजिए, 40% टिकट दीजिए, पूरे देश के स्तर पर ऐलान कर दीजिए इसका। हाँ निश्चित तौर पर देंगे। उत्तर प्रदेश का प्रभार प्रियंका जी ने संभाला है। उत्तर प्रदेश में 2022 पूरे देश की नेता हैं, उनको ऐलान करना चाहिए या बोलने दीजिए। नहीं, उनको ऐलान करना चाहिए। गुमराह मत करिए आप लोग उत्तर प्रदेश को। गुमराह आप कर रहे हैं और जो आपकी पार्टी गुमराह कर रहे हैं उसको जनता देख रही। ये तो जनता तय करेगी। 2022 के चुनाव के परिणाम तय करेंगे। लगातार जनता तय करे कुलभूषण जी। कांग्रेस पार्टी किस पायदान पे है, कहां है, ये जनता तय कर रही है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आपकी मध्य प्रदेश में जनता ने आपकी सरकार बनाई, आपके विधायक टूट गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। जनता जानती है।
जनता ये चाहती है उत्तर प्रदेश की, जनता जानती है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर जनता बेटियां महिलाएं चाहती है कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है इन स्कीमों को वहां लागू कर दीजिए, जनता पे भरोसा कर लेगी। आप बिल्कुल महिलाओं से संवाद कर रहे हैं पांडे जी, जब आप सुनिए थोड़ा धैर्य रखिए, एक एक करके बोलिए, डिबेट बनी रहे। निश्चित तौर उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी एक विजन लेके आ रही है और प्रतिज्ञाओं के माध्यम से महिलाओं के साथ संवाद कर रही है और महिलाओं से सीधा संवाद हो रहा है प्रियंका जी का। महिलाओं की जो राय है वो संवाद करने सुन लीजिए पांडे जी, थोड़ा सुनने की आदत डालिए, सुन लीजिए। बेटियों को दे दीजिए, महाराष्ट्र के बेटियों को दे दीजिए स्कूटी ना, यही तो बोल रहा हूँ। सुनिए थोड़ा सा, सुन लीजिए कीर्ति जी, सुन लीजिए कीर्ति जी, जवाब सुन लीजिए, करते रहिए कीर्ति जी, जवाब सुन लीजिए। प्रदेश के साथ पंजाब में भी चुनाव है, 10 से 15 दिन बाद आचार संहिता है, पंजाब की सरकार ऐलान कर दे, वो तो देना शुरू करे। महाराष्ट्र झारखंड में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां ऐलान कर दे। निश्चित तौर पर ऐलान करेंगे। उत्तर प्रदेश को केवल गुमराह करेंगे, उत्तर प्रदेश की बेटियों उत्तर प्रदेश किसी भी राज्य में नहीं किया जा रहा है पांडे जी, उनको उनका हक दिया जा रहा है। किसी भी आज तक यहाँ लड़कों से गलती हो जाती थी, अब वो दोबारा नहीं होने पाएगी। किसी भी राज्य में लड़कों से उत्तर प्रदेश में अभी तक गलतियां होती रही, वो नहीं होंगी। कांग्रेस लड़के हैं, गलती हो जाती है, अब वो गलती नहीं होगी। अगर किसी बेटी को स्कूटी देने का काम किया हो, 40% महिलाओं को टिकट देने का काम किया किसी भी राज्य में, तो कुलभूषण जी बताएं हमको। अब देने के काम शुरू किया जा रहा है तो आपको इतनी मिर्च क्यों लग रही है? 70 साल में क्या किया? लड़कियों से गलतियां नहीं होंगी, क्या किया? अब लड़कियां अपना हक समझ रही है और उत्तर प्रदेश इसका मॉडल बनेगा और उत्तर प्रदेश को मॉडल अपना देश अपनाएगा। 70 साल प्रदेश निश्चित तौर पर इस बार मॉडल बन रहा है और इतिहास बनेगा देश का। क्या किया 70 सालों में? क्यों नहीं दिया बेटियों को उनका? 70 साल में यही किया जो आज बैठे टेलीविजन पे आप बैठे बोल रहे हैं। ये 70 साल में यही कांग्रेस ने आपको दिया है पांडे जी, आपको 70 साल में कांग्रेस ने ही दिया है जो टेलीविजन पे बैठ के बहस कर रहे हैं और इतना बोल पा रहे हैं। जो लोकतंत्र को संविधान दिया वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद ही नहीं, आजादी के पहले भी देश को दिया, आजादी दिलाई है। पांडे जी थोड़ा इतिहास देखिए, समझिए और उसके बाद जानते कि जो आज बैठे बहस कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है आपको। आप भी भारतीय पार्टी से प्रेरित। कुल मिलाकर अगर कोई भी राजनेता इस तरह के कदम उठाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। और आप तो इस तरह से लड़ रहे हैं कीर्ति जी, ये तो आप लोग तो कह रहे बीजेपी से लड़ाई है और आप कांग्रेस की इस तरह से खिलाफत कर रहे हैं। क्या आपको डर सता रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारा जो गणित है चुनावी बिगाड़ सकती है? ठीक है, आएंगे कीर्ति जी आपके पास। सैयद कासिम साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सैयद कासिम साहब, अब कोरोना प्रभावित प्रदेश जारी कर दिया गया उत्तर प्रदेश। रात को कर्फ्यू है, 200 से ज्यादा लोगों को किसी कार्यक्रम बुला नहीं सकते हैं, लेकिन रैलियां और जनसभाएं जोर शोर से हो रही हैं। हमने कोरोना की सेकेंड वेव को देखा है अच्छे से, जहां शायद ही किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई, मित्र, परिवार का कोई सदस्य किसी ने शायद ना खोया इस भयावह स्थिति में, लेकिन उसके बाद भी हम अभी भी नहीं सुधरने का काम कर रहे हैं। आपने बंगाल का जिक्र किया, बंगाल में विधिवत चुनाव हुए, जहां एक तरफ लाखों केसेस आ रहे थे लेकिन चुनाव जरूरी थे। क्या एक बार फिर से वही मंजर देखने के लिए तैयार हैं या फिर उसके पहले कोई ठोस कदम उठाने होंगे, रैलियों जनसभाओं में रोक लगानी होगी? शरण जी, मैं पहले आपकी एक बात का समर्थन करते हुए वो बात कह दूं जो आपने कही थी कि भाई उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी ने काम शुरू किया है, अपनी रैलियां शुरू की हैं, अपना मतलब लड़कियों लड़ सकती हूँ कार्यक्रम शुरू किया है, तो वोट देने वाला ये सोचता है कि हम उसको वोट दें जो जीत रहा हो। ये आपने एक पॉइंट रेज किया है। आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी जब बीजेपी बिल्कुल सामने आई तो उन्होंने कम्युनिस्ट और कांग्रेस को खत्म कर दिया। वहां के मतदाताओं ने कम्युनिस्ट और कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया कि हम बिल्कुल अपना वोट खराब नहीं करेंगे। वो स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस है, कांग्रेस के कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस जमीन पे नहीं है, कांग्रेस में जो भी है प्रियंका गांधी है। और प्रियंका गांधी की बढ़त, अभी आपने लड़की हूं लड़ सकती हूं देखी है, अभी उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया है। मुख्यमंत्री का चेहरा उनका किसी भी दिन चुनाव से पहले घोषित होगा और जो एक विशेष
मतदाता वर्ग जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है, तो उस पर जिसकी सबकी नजर जिस पे लगी हुई है, जिसके नाम पे बड़े बड़े सम्मेलन किए जा रहे हैं, उस नाम का चेहरा अगर आता है तो एक समीकरण फिर बदलेगा उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस एक थोड़ा सा आपको ऐसा दिखाई देगा कि कांग्रेस मुख्य लड़ाई में आ गई है। पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जब हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर थी तो बहुत तेजी के साथ अस्पतालों में आपके बेड बनाए जाने लगे, आईसीयू बनाए जाने लगे, आईसीसीयू बनाए जाने लगे, उसके बाद जनरेटर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने लगे, बहुत तेजी से काम शुरू हुआ। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री केंद्र से लेके और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने, प्रदेश की सरकारों ने काम शुरू किया, हमारे उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ। मेरी अपनी जानकारी है, ऑथेंटिकली आपसे कह रहा हूं आपके चैनल पे, कि जैसे ही कोरोना की वेव खत्म हुई, सारे काम में वही पुराने अड़चन लगने लगे जैसे बाबूगिरी में रखते थे, और प्लांट से लेके तमाम चीजों पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो काम रुक गए या पूरे नहीं हो सके। जिस स्थिति में हम पहले थे, आज हम उसी स्थिति में फिर पहुंच चुके हैं। तो हमने अपने आप को तैयार करने की जगह पर अपनी वैक्सीन को अपना सबसे बड़ी उपलब्धि माना, और बड़े बड़े विज्ञापन हम देते रहे, यहां से लेके केरल कर्नाटक तक कि हमने इतनी वैक्सीनेशन करा लिया, उत्तर प्रदेश ने इतना अचीवमेंट कर लिया, इतना कर लिया। हमने वैक्सीनेशन को अचीवमेंट मान लिया और हमने अपने इंफ्रा को नहीं ठीक किया था, जिसका खामियाजा अगर ये लहर बढ़ती है शैलेंद्र भाई, तो उत्तर प्रदेश में उससे बड़ी चीज देखने को मिलेगी। जैसे हम लोगों ने गंगा के किनारे देखा है, हमने इलाहाबाद में देखा, हमने बनारस में देखा, जो हमने देखा है, ईश्वर न करे कि तीसरी लहर आए, जैसा कि खतरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम लोग जो हैं, हम अब मास्क लगाते हैं तो पुलिस के डर में लगाते हैं। हम अगर हाथ में कुछ रखते हैं कि भाई ये शीशी रख के अपने हाथ में लगा लिया, तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि हम बैंक में गए और वो लिए हुए बोतल खड़ा है कि लो सैनिटाइजर लगा लो। हम मास्क भी इसीलिए लगाते हैं, हम अपना अभी पिछले दिनों सैयद भाई आपको बताया, पिछले दिनों एक खबर पढ़ रहा था, वहां पर एक बैंक का जो गार्ड उससे झगड़ा हो गया। उसने कहा कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसके लिए उसने सैनिटाइजर के लिए कहा, उसने तो उसको मारना शुरू कर दिया। ये हाल है लोगों का, आम जनमानस का। वो कह रहे हैं कोरोना से मैं डर ही नहीं लगता, सब भूल गए पिछली फर्स्ट वेव सेकंड वेव। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि हमारे यहाँ और उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, इतने बड़े बड़े सम्मेलन, इतनी बड़ी बड़ी जनसभाएं, यात्राएं, उसके बाद मैराथन। मैं फिर कहूं, मैं कांग्रेस की बड़ी मैराथन में आई हुई भीड़ से प्रभावित हूं। लेकिन सैयद भाई उसको लेकर ही कहा जा रहा है, प्रियंका गांधी ने एक लॉलीपॉप दिया था कि स्कूटीज, स्मार्टफोन्स मिलेंगे। तो एक जाहिर सी बात है, चाहे वो पुरानी सरकारों की बात करें, रोजगार भत्ते की बात करें, भले उसको लेकर पार्टियां तंज कसती हूं, बाद में वो अपने ही राज्य में रोजगार भत्ता की बात करती हैं। तो एक लॉलीपॉप देना, लालच देना, तो इसको माने कि लालच लॉलीपॉप की वजह से महिलाएं, जो बालिकाएं सड़कों पर दौड़ती नजर आई, या फिर वाकई में प्रियंका गांधी को पसंद करती इसलिए आई? देखिए, मैं बीइंग जर्नलिस्ट साहब से बता रहा हूं, मैंने 2 रैलियां इनकी कवर की हैं जर्नलिस्ट के तौर पे। मैंने आई हुई लड़कियों से बातें की हैं, मैंने उनकी बातें सुनी हैं, उनके अंदर उत्साह था। उनका ये कहना था कि किसी ने तो हमारे लिए लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस शब्द का प्रयोग किया। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, ये जज्बा जो होता है, अंदर से जो आवाज निकलती है, तो लड़कियों में ये आवाज अंदर से आ रही। मैंने 2 रैलियों के इनके कवर किया है। और मैं आप तो शैलेंद्र जी मेरे बारे में जानते हैं, मैं जितनी डिबेट में रहता हूं, किसी भी पक्षपात का आदमी में नहीं रहा हूं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि मैंने उस चीज को देखा है। और मैं बता दूं कि जो भी जितना नुकसान समाजवादी पार्टी को प्रियंका गांधी करेंगी, उससे कहीं ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, और प्रियंका गांधी ने अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम भी बहुत किया है, जिस तरह से अब वो नजर आती हैं। पिछले चुनावों में ऐसा हमने नहीं देखा। वो गांवों में महिलाओं के पास जाती हैं, इस तरह से बात करती हैं, सरल लहजे में। उनको ये एहसास ही नहीं कराया जाता है कि ये एक उस परिवार की, उस बड़ी पार्टी की सदस्य हैं। उनके जो समस्याएं हैं, आज ही मैं सुन रहा था फिरोजाबाद में वो सिलेंडर की समस्या को उठा रही थी कि आपको एक सिलेंडर दे दिया गया, आज वो सिलेंडर खाली है, अगर आपके यहां कोई वोट मांगने आए उससे पूछिए आपने आखिर किया क्या। तो एक तरह से तालमेल बिठा लेना, मिक्सअप हो जाना, और जिस तरह से जो उसका रिएक्शन मिलता है महिलाओं से, वो भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि महिलाएं जो है बहुत साइलेंट वोटर्स हैं। ये घर से तो कुछ कहा जाए, लेकिन वहां जाकर वो क्या करें कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा इस बार उत्तर प्रदेश में करे तो उससे हैरान नहीं होना चाहिए। कीर्ति निधि जी, कल
जो बैठक हुई जनप्रतिनिधियों की चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ, तो उसमें एक मुद्दा उठाया समाजवादी पार्टी ने कि 80 वर्ष से जो अधिक की आयु के बुजुर्ग हैं और दिव्यांग हैं उनकी सूची को उपलब्ध कराया जाए ताकि जो मतदाता हैं उनसे हम संपर्क साध सकें। क्या ये कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या आपको लगता है इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि सैयद भाई आएंगे आपके पास। कीर्तिनिधि जी सवाल है, कीर्तिनिधि जी से। देखिए जो सबसे बड़ा सवाल है, जो क्रिटिकल वोट तैयार की गई, जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और जो विकलांग है, जिसकी सूची है, वो सूची तो हम लोगों को चाहिए ही, और उससे भी महत्वपूर्ण है जो लगातार हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार चुनाव आयोग को लिख रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं कि जो बैलेट पेपर का वोट, अब आप सोचिए कि जितने क्रिटिकल वोट तैयार है, अगर उनकी सूची नहीं मिलेगी तो उनका वोट कैसे पड़ेगा? बैलेट से पड़ना। और नामित सेक्टर मजिस्ट्रेट, संबंधित दरोगा और 2-3 अफसरों के साथ जो वोट डलवाने जाएगा सरकार का, वो क्या निष्पक्ष वोटिंग होने देगा? अगर उसकी सूची बूथवार रहेगी तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी जिस दिन पोलिंग होना होगा उनके घर पे, उस दिन जाएंगे, उसके पहले भी जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में। वरना जिस तरीके से बिहार में कि बैलेट, आपको ऐसा लगता है गुपचुप तरीके से बीजेपी उन वोटों को अपने पक्ष में ले जाएगी, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए उसका क्लियर सूची, हर बूथवार सूची समाजवादी पार्टी चाहती है और इसीलिए चुनाव को ज्ञापन भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी की अगुवाई में दिया और ये डिमांड की गई जो क्रिटिकल वोटरों की सूची, जो विकलांग है, अधिक उम्र के हैं, जिनका वोट उनके घरों में पड़ रहा है, उसकी सूची समाजवादी पार्टी को उपलब्ध करें। जी ठीक है। कुलभूषण जी, क्या लगता है कि जिस तरह से रैलियां बीजेपी की हो रही लगातार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार पूरा जोर लगाए उत्तर प्रदेश में, क्या बीजेपी को यह पहले से मालूम है कि चुनाव टलने वाले नहीं हैं और विपक्षी पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है कि चुनाव टालने की कोशिश है बीजेपी की? कितना सहमत है इससे? बीजेपी की जिस तरह की राजनीति है उसमें शैलेंद्र जी कुछ भी कहना कठिन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही राजनीति के लिए सत्ताजीवी लोग हैं। इनको सिर्फ सत्ता में रहने का उद्देश्य है। इनके जो अपने सर्वेक्षण होंगे और सरकारी एजेंसियों से जो इनपुट लेंगे उसके आधार पर ये अपनी चीजें तय करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति देख के ये लग रहा है कि कतई भी बीजेपी इलेक्शन टालने के मूड में नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं विपक्षियों के सर पर ये रखने के लिए कि हम तो टालना चाह रहे थे, विपक्षियों ने कहा नहीं टालना है, इसलिए हमने चुनाव कराया है। कहीं भी इनकी कोई मंशा नहीं दिख रही है। यह पूरी तरह से इलेक्शन के मोड में है। प्रधानमंत्री जी आज भी हल्द्वानी में रैली कर रहे हैं, बरेली में उनका चेंज ओवर हो रहा है, अमित शाह जी आ रहे हैं, योगी जी जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हुए हैं। तो ऐसे हालात में कतई नहीं दिख रहा है कि ये चुनाव, लेकिन कुलभूषण जी, जो चुनाव आयोग के साथ जिन प्रतिनिधियों की बैठक हुई, किसी ने यह नहीं कहा कि चुनाव टाले जाएं, सबने कहा चुनाव समय पर हो। और अगर बात पहले की करें, अप्रैल से जून के बीच जब वो इलेक्शन हो रहे थे पंचायत चुनाव के, उस वक्त जिस तरह से लगातार सेकेंड वेव का कहर था, कितने ज्यादा कोरोना के केसेस आ रहे थे, लोग अपनी जान गंवा रहे थे, उसके बाद जिनकी ड्यूटी लगी उन्होंने अपनी जानें गंवाई। उस वक्त आप लोगों ने बहुत विरोध किया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे और कोई विपक्षी पार्टी हो, कि ये गलत किया, सरकार को चुनाव नहीं कराना चाहिए था, सरकार को चुनाव टाल देना चाहिए था। हाई कोर्ट ने कहा भी था, उसके बावजूद इसको नहीं संज्ञान में लिया गया। तो आप लोगों ने चुनाव टालने की बात चुनाव आयोग में क्यों नहीं उठाई? चुनाव आयोग ने जो चीजें पूछी हैं उनका ठीक ठीक जवाब दिया गया है। उन्होंने पूछा है कि चुनाव को लेके आपकी क्या राय है। चुनाव टालना न टालना चुनाव आयोग का निर्णय है और वो सिर्फ सबसे राय ले रहे हैं, राय के आधार। लेकिन एक विरोध तो एक, आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, केंद्र की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, आज भले ही उसका अस्तित्व अधर में है, वो अलग बात है, लेकिन एक जिम्मेदार पार्टी के नाते आप इसका विरोध तो कर ही सकते हैं कि चुनाव टाले जाएं। फिर से हम नहीं चाहते वैसी स्थिति जैसी पहले हुई है। वो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रतिनिधिमंडल नहीं था और केंद्रीय चुनाव आयोग को आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लल्लू जी ने एक पत्र जारी किया है, मीडिया को भी जारी किया है।
कल हमारा अधिकृत प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने का समय ले चुका है 30 दिसंबर को। कल हमारे अध्यक्ष जी जा रहे हैं, विधान दल की नेता आराधना मिश्रा जी जा रही हैं, और वो लोग जाके चुनाव आयोग से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या स्थितियां, उस पर हम टालने के लिए भी विचार कर सकते हैं। कल हमारी अधिकृत मीटिंग है चुनाव आयोग के बिल्कुल, और करना भी चाहिए। अगर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कोई नहीं चाहेगा स्थिति फिर पुरानी जैसी हो। बिल्कुल, और हमारे साथ कीर्तिनिधि जी बने हुए हैं। कीर्तिनिधि जी, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, जैसा कि उन्होंने भी मीटिंग की, अगर आपकी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने तो साफ कह दिया कि हाई कोर्ट का जो शेखर यादव जस्टिस हैं, उनका जो एक टिप्पणी आई, उन्होंने कहा कि चुनाव को टाला जाए और अपील की, उसकी तो खिलाफत कर दी उन्होंने कह दिया शेखर यादव जो जस्टिस हैं वही बीजेपी के हैं, उन पर ही सवाल उठा दिए और ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। एक बार ये नहीं कहा कि हाँ, अगर ये कहा जा रहा है इस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो उनका भी ये कहना है कि चुनाव टालने की कोशिश है बीजेपी की। जी, सवाल है कि शेखर यादव जी के पास कोई गया था, किसी ने अपील दाखिल किया था कि चुनाव ना हो, किसी ने कहा था साहब उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना बढ़ रहा है या चुनाव टाल देना चाहिए, कोई उनके पास अपील थी, कोई सुनवाई थी, क्यों राय देना पड़ा, क्यों राय देना पड़ा? इतने बड़े पद पर हैं, जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, अगर उत्तर प्रदेश में अगर हालात ठीक नहीं है, रैलियां हो रही, जनसभाएं हो रही, तो अगर उन्होंने एक अपील की तो इसका तो स्वागत करना चाहिए ना, अगर आप जिम्मेदार पार्टी है, जिम्मेदार नागरिक है इस देश के। शैलेंद्र जी, उनका पूरा सम्मान है माननीय हाई कोर्ट का, लेकिन सवाल ये है कि बिना फरियाद के आप फैसला क्यों दे? फैसला नहीं था, वो अपील की गई थी, राय क्यों दे रहे हैं जब कोई गया नहीं उत्तर प्रदेश की आवाम का एक भी व्यक्ति? तो आप कहीं न कहीं इस बात को जो प्रोफेसर साहब ने कहा वो बिल्कुल सही कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग 3 दिन से लखनऊ के अंदर है, उत्तर प्रदेश के दौरा कर रहा है, तमाम सामाजिक संगठन है, तमाम समाज सेवी लोग, वो मिलकर के चुनाव विरोध कर सकते हैं। ठीक है, समय का अभाव है, सैयद भाई के पास आएंगे। सैयद भाई, जिस तरह से हम देखें कि जो कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से चुनाव टालने की कोशिश में है बीजेपी, लेकिन क्या आपको लगता है वाकई बीजेपी इस कोशिश में है? क्योंकि जिस तरह से लगातार जो घोषणाएं की जा रही हैं, लोकार्पण किए जा रहे हैं, काशी कॉरिडोर की बात करें, कानपुर मेट्रो की बात करें, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, तो विकास जो है लगातार वो इस वक्त उत्तर प्रदेश में उसकी योजनाओं को लागू किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। अगर चुनाव टलेंगे तो बात पुरानी हो जाएगी और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी, अगर वो इतने ज्यादा विकास कार्यों के साथ जमीन पर उतरी है, उसका फायदा उठाने की चाहेगी। कितना सहमत है? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि चुनाव भाजपा भारतीय जनता पार्टी टालना चाहती है। 1% इसमें यह चीज हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता हो कि उत्तर प्रदेश में जो काम हम 5 साल में नहीं कर पाए, जो हमने उत्तरांचल में, गुजरात में और कर्नाटक में कर लिया, उस काम को हम इस बहाने से कर लें, तो ये एक संशय वाली बात, ये शायद ऐसा हो। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं जिससे चुनाव डालने की बात सोची जा सके, क्योंकि जैसा कि आपने शैलेंद्र भाई कहा, उन्होंने अपने पूरे 5 साल की सारी उपलब्धियों को इस 1 महीने में उंडेल दिया है। उन्होंने जो और पिछले आगामी 20 सालों की योजनाओं को भी इसी चुनाव में उंडेल दिया है, इसी 1 महीने के अंदर। ऐसे में चुनाव टालने की सोचना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे समझ में नहीं आती ये बात। और भारतीय जनता पार्टी ये बात भी माने, विपक्ष के लोग, कि पार्टी जी भी बात स्वीकार कर लें और पांडे जी भी स्वीकार कर लें और अन्य लोग भी स्वीकार कर लें कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। हमेशा जिस राज्य में चुनाव हो या ना हो, भारतीय जनता जो भी हो, लेकिन चुनाव जो है उसमें ये तो कह सकते हैं मुकाबला बहुत कड़ा है और क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग जो है 3 दिवसीय दौरे पर है यूपी में। कल भी मीटिंग की, आज भी मीटिंग की। अब देखने वाली बात होगी कि अब चुनाव आयोग क्या ये कोई फैसला सुनाता है कि जो जनसभाएं, रैलियां बड़ी बड़ी हो रही उस पर रोक लगाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद भाई हमसे जुड़े। कीर्तिनिधि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कुलभूषण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज का मुद्दा में, लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कई राज्यों में मामले देखे जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में ये एक आदेश जारी किया गया कि रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आप घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन जो रैलियां जनसभाएं हो रही है उसमें अपार भीड़
जुटाई जा रही है। दूसरी तरफ 200 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं अगर कोई कार्यक्रम आप करते हैं, लेकिन जनसभाएं, रैली में आप बेधड़क पहुंच सकते हैं। लाखों की भीड़ आ रही है, क्या कोरोना उन रैलियों और जनसभाओं में नहीं फैलता? यह बड़ा सवाल है और यह सवाल सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता भी कर रही है। क्या जो सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव में हमने देखा, क्या एक बार फिर से वैसे हालात ना हो? इसको बहुत गहनता से विचार करना चाहिए सरकार को भी, चुनाव आयोग को भी, कि जल्द से जल्द इन रैलियों, जनसभाओं पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कड़े कदम उठाएं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत और रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।